लाख मिसमार किए जाएं ज़माने वाले, लाख मिसमार किए जाएं ज़माने वाले, आ ही जाते हैं नया शहर बसाने वाले। अब जो मिलती है तो तन्हाई यही पूछती है, अब जो मिलती है तन्हाई तो यही पूछती है, तुम हो बिछड़े हुए लोगों को मिलाने वाले। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। नाजरीन, आज के दौर में जहां हर तरफ नफरत ही नफरत है और हर कोई नफरत का कारोबार करना चाहता है, मगर आज भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मोहब्बत बांटते हैं। बेशक ये काम मुश्किल है और इसमें जान का भी खतरा है, मगर फिर भी कुछ लोग मोहब्बत बांटते ही रहते हैं। इंसान का इस दुनिया में काम ही मोहब्बत बांटना है, इंसानों में मोहब्बत फैलाना, इंसानी दुख दर्द को समझना और इंसानियत के लिए काम करना है। बेशक आज नफरत करने वाले ज़्यादा हैं, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत और इंसानियत के लिए आज भी काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे अदबी कैक्शन पेज पर मौजूद हैं, जो शायरा भी हैं, एक्टर भी हैं और समाजी काम भी करती हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं प्रोग्राम बज़ में, शायर में, और आपको आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे एक खुसूसी मेहमान से। जी हाँ नाजरीन, आज हमारे साथ हैं मोहतरमा रूमी शर्मा जी। तो रूमी शर्मा जी, हम आपको अदबी कैक्शन पेज पर खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया जी। तो रूमी शर्मा जी, सबसे पहले आपका परिचय, या हम ये कहें कि आपका मुख्तसर तारुफ कि कौन है रूमी शर्मा जी? मेरा नाम रोमी शर्मा है, जो आपने पहले ही बयान कर दिया है। बेसिकली मेरा जन्म जो जम्मू में हुआ, लेकिन जो मेरी रूट्स हैं वो पीओजेके में, पलंदरी में है। मेरे जो फोर फादर्स हैं वो वहां से 47 में उस गदर में उनको वहां से अपना घर बार छोड़ के यहाँ आना पड़ा। और उसके बाद मेरी एजुकेशन के साथ मैंने कोई 350 सीरियल्स में एज एक्ट्रेस काम किया, कुछ प्रोडक्शंस एज प्रोड्यूसर भी की, थिएटर किया जम्मू में। और उसके बाद मेरा बचपन से ही राइटिंग की तरफ काफी इंटरेस्ट था। जब मैं शूट्स पे जाती थी तो ऑब्वियसली वो मेरा राइटिंग का थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, बिकॉज आउटडोर शूट्स पे जाना, और शूट्स ऑलमोस्ट वेरी हेक्टिक होते हैं हमेशा। बट स्लोली जब व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मैं जम्मू से बाहर निकल आई। उसके बाद फिर मैंने राइटिंग का दोबारा से अपना वो जो मेरा इंटरेस्ट था उसको मैंने जी कंटिन्यू जी। रखा। तो जी, तो सबसे पहले, क्योंकि उसके बाद माशाल्लाह, जी जी, जी जी क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन है, तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा, क्योंकि आपकी अलग अलग जो फील्ड में आपने काम किया, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपकी शायरी पर बात की जाए। तो मैं ये जी। पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले ये कि आपने ये शायरी कब और कैसे शुरू की? जैसे मैंने आपको बताया कि ये बचपन से ही, जो जम्मू के आप जानते होंगे बहुत पुराने न्यूज़पेपर्स हैं, कश्मीर टाइम्स है, डेली एक्सेलशियर है। जी तो इनमें मैं छोटे छोटे जैसे एक स्कूल जाने वाला बच्चा लिखता है ना, अपने एसेज में पार्टिसिपेट करता है या कुछ ब्लॉग सा लिख देता है, तो मैं वो चीजें वहां लिखती थी। और अचानक से जैसे ही बिकॉज मैं सेंसिटिव तो शुरू से ही हूँ, और कुछ लाइंस मैं बेसिकली अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने लगी, और वो करने लगी। और फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जो भी लिख रहे हो, आप एक नोटबुक में इसको नोट करो, नहीं तो ये जाया हो जाएंगे। तो वो करते करते फाइनली जब मैं आफ्टर मैरिज, जब मैंने इन चीजों पे ध्यान दिया, मैंने अपनी कलेक्शन को फिर से पढ़ा, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को भेजना स्टार्ट किया। तो मैंने ये देखा कि मेरे फ्रेंड्स बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब वो अप्रिसिएशन मैंने फ्रेंड्स का देखा, तो ऑब्वियसली मेरी हौसला अफजाई हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आई डिसाइडेड कि मैं अपनी जो मेरी पोइम्स हैं, कविताएं हैं, उनकी मैं एक बुक पब्लिश करवाऊंगी। अदरवाइज इतने सालों की जो मेरी मेहनत है वो जाया हो जाएगी अगर ये पेपर्स में ही ऐसे रुलती रही। सो लास्ट ईयर फिर मैंने अपनी एक बुक, जो मेरी कविताओं की पहली बुक है, उसका नाम है वजह हो तुम। बेसिकली ये मेरे प्यार को डेडिकेटेड है, वो मैंने पब्लिश करवाई दिल्ली से ही।
और उसका जो फर्स्ट बुक रिलीज फंक्शन था वो दिल्ली में ही वर्ल्ड बुक फेयर में हुआ। और फिर जून में 1 जून को ही मैंने जम्मू जाके जो केएल सहगल हॉल है अपने जे&के कल्चरल अकेडमी में, वहां पे भी मैंने एक छोटा सा फंक्शन रखा जस्ट टू अपने अपनों के साथ वो खुशियां बांटने के लिए। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी, रोजे भी चल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कोई नहीं रहा जो नहीं आया होगा। हॉल एकदम भरा हुआ था। जी तो जी जी तो रूमी शर्मा जी, क्योंकि माशाल्लाह आपने बताया कि आपने जो आपकी एक कलेक्शन बुक्स जो है वो, जो आपने कविताएं वगैरह लिखी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाजरीन के लिए अपनी उस किताब में से कोई जो आप चाहें कविताएं 1 या 2 पेश कर सकती बिल्कुल, मैं आपको आज 2 कविताएं सुनाऊंगी। हैं। जी दोनों का जो एक थॉट है वो बिल्कुल अलग है। सबसे पहले जो आपको मैं सुनाने जा रही हूँ, उसका जो टाइटल है, उसका जो शीर्षक है, जो उन्वान है, जिंदगी। जी सो कैसी है ये जिंदगी और कैसे इसके रंग, कैसी है ये जिंदगी और कैसे इसके रंग, कभी लगे ये सुंदर सी और कभी लगे बेरंग, बहुत अच्छा। कभी बहुत ही उलझी सी, कभी बहुत ही उलझी सी और कभी बिल्कुल सरल। खेल खिलाती है हमें, खेल खिलाती है हमें ये यूं ही हर एक पल। बहुत अच्छा। कभी अपने अनजान और कभी अनजान अपने से लगे, कभी अपने अनजान और कभी अनजान अपने से लगे। दिल के ये रिश्ते कैसे हैं, दिल के ये रिश्ते क्या हैं, कैसे बयान करें। बहुत खूब, बहुत खूब। नाम नहीं कोई इनका, कैसे बखान करें। जो नहीं था तसव्वुर में, जो नहीं था तसव्वुर में, जिंदगी वहां ले आई। कभी लगती है अपनी सी पर कभी बहुत पराई। बहुत खूब, बहुत लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब। जी जी, दूसरी थैंक कविता यू। आप। दूसरी, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी जो बुक का नाम है वो वजह हो तुम है। ये जो बुक है, दिस इज डेडिकेटेड टू माई लव। सो ये अधूरी कहानी है, इसका जो टाइटल है। उनके दिल जीतने की अदा ही इतनी प्यारी थी, उनके दिल जीतने की अदा ही इतनी प्यारी थी, वरना दिल हारने की हमें ना कोई बीमारी थी। वाह वाह वाह, क्या बात। उसके प्यार ने, शुक्रिया, उसके प्यार ने वो राग छेड़ा दिल की सुनी तारों पर, उसके हम्म, प्यार ने वो राग छेड़ा दिल की सुनी तारों पर। जिंदगी खूबसूरत हमें बस यूं ही गुनगुनानी थी। वाह वाह, बहुत खूब। यूं आंधी की तरह, यूं आंधी की तरह आकर खामोश तूफान की तरह जाता है वो। चुप रहना भी तो उसका प्यार की निशानी थी। वाह वाह, क्या बात। ना मेरे प्यार में, शुक्रिया, ना मेरे प्यार में कोई कमी थी, ना मेरे प्यार में कोई कमी थी, ना वक्त था उसके पास मेरे लिए। ना मेरे प्यार में कोई कमी थी, ना वक्त था उसके पास मेरे लिए। बस अपना प्यार दोनों ने यूं ही निभाने की ठानी थी। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत न खूब। जाने इतनी मोहब्बत, हम्म, न जाने इतनी मोहब्बत कहाँ से आई है उसके लिए मेरे पास। न जाने इतनी मोहब्बत कहाँ से आई है उसके लिए मेरे पास। शायद पिछले जन्म की कोई अधूरी कहानी थी। वाह वाह, लाजवाब, बहुत खूब, थैंक बहुत यू। खूबसूरत शायरी आपकी, माशाल्लाह। तो रूबी जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि चलो माशाल्लाह, ये तो हमने देखा कि आप हिंदी में तो लाजवाब लिखती हैं, इसके अलावा और किस किस जुबान में आप लिखती हैं? मैंने अपनी जुबान में भी कुछ कोशिश की है, बहुत ज्यादा तो नहीं लिखा। जो मेरी आपको पता है पहाड़ी पुंछी, पहाड़ी। जी जी। बेसिकली हम पुंछ से हैं तो पुंछी बोलते हैं, हाँ जी जी। जी। तो उसमें मैंने कुछ कोशिश कर रही हूँ थोड़ी जी बहुत। जी, अगर आपने, आपके पास अभी कुछ अवेलेबल हो तो आप पेश कर सकती हैं। हाँ जी, चलिए मैं आपको एक सुनाती हूँ छोटा सा। बेसिकली ये तड़प है हमारी अपनी मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरी रूट्स है वो पीओजेके में, पलंगरी में है। उस पे मैंने ये लिखने की कोशिश की है। जी जी, इरशाद। रब्बा ना एक करम होया,
रब्बा ना एक कर्म होया ते दिलाई च एक ख्याल आया कि जिंदगी च किन्ने क लोकें मिटिया ना कर्ज चुकाया, हाय हाय हाय, कि वाह। जिंदगी किन्ने क लोकें मिटिया ना कर्ज चुकाया। सोची ई है मैं रस्ता ही चुनिया, सोची ई है मैं रस्ता ही चुनिया, घरा निकलिया मैं ख्वाब एक बुनिया। हम्म, रस्ते च धुप भी ते कंडे भी ओले, केई आखले शाबाश बच्चा, केई बुझले ते केई ना आखने वाले भी ओले। हम्म, हर कोई लोड़ना रस्ते साफ सुथरे, जिंदगी कह दी थोड़ियां उम्मीदां थोड़े सुखने। आर ना मन लिया ते ए भी पूरे ओले, आर ना मन लिया ते ए भी पूरे ओले। कुन आखना असलो कमजोर ध्यान, प्यार मोहब्बत फैला ते और रस्ते भी खोल ले। हम्म, प्यार मोहब्बत फैला ते और रस्ते भी खोल ले। मैं की ते भरोसा दिया अपने रब्बे, मैं की ते भरोसा दिया अपने रब्बे। रब भी आखना मैं साथ दे सही, तू पहल कर पहले। हाँ हाँ हाँ, रब वाह भी वाह, आखना मैं बेशक। साथ दे सही, तू पहल कर पहले। 71 साले नी तड़प, हम्म, 71 साले नी तड़प, यादां ते मोहब्बतां, मिलनियां कई असले ते कई गले लगी रोले। हाय हाय हाय, बहुत खूब, बहुत लाजवाब, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, आपकी हिंदी में भी और पहाड़ी में भी खूबसूरत। तो रूमी जी, मैं जैसे कि आपने बताया कि आपकी अभी एक किताब आई है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप सिर्फ शायरी में ही लिखती हैं या प्रोज वगैरह, या जिसको हम कहते हैं कि नसर में भी कुछ लिखती नहीं, ये तो एक्चुअली शायरी ही लिखी है मैंने, और उसके बाद अभी मेरी एक कहानियों की किताब बहुत जल्दी सामने आएगी सबके, रब हैं? ने चाहा तो। जी कहानियां ऑलमोस्ट मेरी पूरी हो चुकी हैं, बस थोड़ा सा लॉकडाउन का मैं वेट कर रही हूँ। जी और वो जो कहानियां हैं वो सोसाइटी के बिल्कुल जो होते हैं ना करंट मसले, जी जी, इनको लेके हैं, और वो रियलिटी पे बेस्ड है, वो बहुत मिर्च अच्छा, मसाला टाइप फिल्मी फिक्शन नहीं है। बहुत अच्छा, जी। बहुत अच्छा। तो माशाल्लाह, ये अब आपकी अब दूसरी जो आपका एक जो एक्टिंग का मैदान है उसकी तरफ आते हैं। तो आपने बताया कि आपने एक्टिंग भी की है, और ऐसे कौन कौन से सीरियल हैं जिसमें आपने एक्टिंग की है? देखिए सीरियल्स मुझे तो ऑनेस्टली इतने याद भी नहीं है, बिकॉज अब जमाना गुजर गया वो। हम्म, और बहुत सारे सीरियल्स हैं। जब मैं 350 प्लस कहती हूँ तो मतलब आप समझ सकते हैं कि बचपन से ही मैं स्कूल से ही वो करती आई। कुछ चंद एक जो मुझे याद हैं, दो चार मैं आपको उनके नाम बता सकती हूँ। एक जम्मू जब स्टार्ट हुआ था पीजीएफ के लिए, करामाती रोबो किया था, वो मेरी अपनी प्रोडक्शन थी। ठीक। उसके बाद एक कुंतो टेलीफिल्म थी, एक पायाजी था, दैट वाज वेरी फेमस जम्मू में डोगरी। उसके बाद जम्मू की इवन ओपनिंग भी ये जो असीकड़ा के डोगरी स्टार्ट हुआ था, लावारी सीरियल मैंने किया है, हाँ, परवाज किया है। वेद राही जी की एक उनके साथ जबकि मुझे काफी काम करने को मौका मिला, आप सब जानते ही होंगे, बॉम्बे में है वो। काफी अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने फीचर फिल्में लिखी हैं। उनके साथ मैंने एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट किया था, फायर एंड स्नो करके, वो हमने पंचेरी में शूट की थी। वो 35 mm पे थी। उसके बाद बॉम्बे के काफी प्रोड्यूसर के साथ मैंने काम किया। जेडी है, एक दर्द का रिश्ता मेरा सीरियल बहुत हिट हुआ है, अभी पिछले दिनों भी ऑन एयर था। और काफी सारे सीरियल्स, काफी सारे। फिर कश्मीरी, अगर आप कश्मीर की तरफ रुख करें तो अर्मी माल बहुत फेमस पोइटस है वहाँ की, जी थी। अर्मी माल का रोल मैंने किया था एक कश्मीरी टेलीफिल्म में। और बहुत सारे, बहुत सारे, मतलब जी जी आप गिनती गिनाऊं तो जी जी, बहुत सारे। माशाल्लाह, चलो ये बड़ी फख्र की बात है कि हमारी पद्मा इतनी। सचदेव जी के, पद्मा सचदेव अपने आप में एक हाँ पर्सनालिटी है। उनके लिखे हुए मैंने 5 डोगरी के नॉवेल्स किए, और वो फीमेल ओरिएंटेड थे। तो बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट थे पद्मा मैम के, बहुत ही अच्छे स्क्रिप्ट्स, और उन सब में लीड मैं ही कर रही थी, बिकॉज वो फीमेल ओरिएंटेड ही थे उनके नॉवेल्स। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी। जी तो जी बहुत सारे लोगों के साथ काम किया मैंने, वो चाहे बॉम्बे से हो, चाहे जम्मू से हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, बहुत काम किया मैंने काफी सारे चैनल्स की। जी जी, तारिक माशा शाह हैं अपने बॉम्बे में, उनका सीरियल किया मैंने। जी। जी, माशाल्लाह, चलो ये तो बड़ी फख्र की बात है कि आपने इतने सीरियल में काम किया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आपके डिफरेंट ये जो काम करने के ये ग्राउंड्स हैं, जो शायरी आ गई, एक्टिंग आ गई, अब सोशल वर्क की, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने इतने सीरियल में काम किया है, कोई ऐसी एक किरदार जो आपने निभाया हो, जो आपको लगा कि भाई मैंने वाकई अपनी इस मैदान में अपना एक जो एक अच्छी एक छाप छोड़ी है, कोई ऐसा एक यादगार किरदार किसी भी सीरियल का?
देखिए कोई एक किरदार तो मैं नहीं चुन सकती, बिकॉज मैंने इतने स्क्रिप्ट्स किए हैं और काफी सारे स्क्रिप्ट्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जैसे अर्निमाल का कैरेक्टर है तो मेरे दिल के बहुत करीब है वो। पद्मन जी के एक दो मतलब 5 नॉवल मैंने किए हैं, 5 में से एक दो तो बहुत ही मेरे दिल के करीब हैं। और वेदराही जी की जो फिल्म मैंने करी थी फायर एंड स्नो, और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब सारे तो मैं नहीं कहूंगी कि 350 प्लस वाले, बट डेफिनेटली उसमें 50-60 तो ऐसे होंगे जो कि मेरे दिल के बहुत ही करीब, बहुत ही करीब। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह, चलो आपका ये भी। अब आपकी सोशल वर्क की तरफ आते हैं। तो आपने बताया कि आपका जी कोई एनजीओ भी है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने एनजीओ के बारे में हमारे नाजरीन को बताएं और उसका मकसद क्या है, जो पर्पस क्या है उस एनजीओ जो आप चला रहे देखिए एक्चुअली सोशल वर्क तो मैं बहुत देर से करती आ रही हूँ, 15-20 साल हो गए हैं। हैं। बिकॉज मेरे घर का माहौल ऐसा है कि ये मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा। मेरे पेरेंट्स ऐसे होता है कि मतलब कहीं भी किसी को जरूरत हो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स वहां पहुंचते हैं, चाहे वो रात के 2 बजे या दिन के 2 बजे। ठीक है। तो वो चीजें हमने मतलब हमें विरासत में मिली हैं। तो फाइनली काफी सिटीज में जब मैं गई मैंने देखा कि एक्चुअली हम जब अपने घरों में बैठे होते हैं, ऊपर वाले की दया से अच्छे खासे घर, अच्छी खासी लाइफ, तो हम लोगों को शायद वो जो एक समाज का एक तबका ऐसा होता है ना जो कि वाकई जिसको गरीबी कहते हैं और वाकई जिसको दिक्कतें कहते हैं उससे गुजर रहा होता है, हम वो इमेजिन ही करते रहते हैं। जी बट इमेजिन और रियलिटी में, इमेजिनेशन और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। जी। सो जैसे मैं मैच्योर होती गई, मैं जगह घूमती गई, हर जगह पे मैंने देखा, मेरा बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं ऐसे लोगों से मिलूं, उनसे बात करूं। मुझे कोई भी मिलता है तो मैं खड़ी हो जाती थी उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए, बिकॉज मुझे लगता है आजकल आपके पास बात सुनने का ही टाइम नहीं है किसी की। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया। फिर करते करते अभी 1.5-2 साल पहले ही मैंने अपनी एनजीओ रजिस्टर करवाई। उसका नाम है परिवर्तन, चेंज वी नीड। मुझे ऐसे लगा कि ये जो बदलाव है हमारे समाज में इसकी सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। तो तब से ये सफर एक बैनर के तले स्टार्ट हुआ। उसके पहले तो हम लोग करते ही थे ये काम शुरू से। सो चलता गया, ये कारवां चल रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि वो चाहे जो दिल्ली राइट्स हुए थे फरवरी में, या अभी कोविड का जो है, अ, हर चीज में हम पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। उसके अलावा हमने कुछ बच्चों का जिम्मा लिया हुआ है, कोई 50 के करीब मेरे पास बच्चे हैं, जिनको हम कोशिश करते हैं कि रोज शाम की उनकी इवनिंग क्लासेस होती हैं। जम्मू में भी जैसे ट्राइब्स हैं कुछ, या ये जो स्लम्स में बच्चे होते हैं, हम उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं सो दैट उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाएं। और बेसिकली हमारा एजुकेशन पे बहुत जोर है, सोशल अपलिफ्टमेंट तो है ही है। यहाँ भी किसी को जरूरत होती है हम लोग वहां पहुंच जाते हैं और अवेयरनेस कैंप्स करवाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम जो है उसके बारे में लोगों को अवेयर करवाते हैं। पीछे हमने यहाँ पे एक कैंप लगाया था, उसमें जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खुलवाया था काफी लोगों का, पैन कार्ड्स बनवाए। सो इस तरह की काफी चीजें। अभी देखिए ये जो माइग्रेंट जो स्टैंडर्ड लेबर्स थे उनके लिए मे भी कुछ पिक्चर्स आपने भी देखी होंगी, उसके लिए मुझे काफी यहाँ रिकॉग्निशन भी मिला। काफी सारी संस्थाएं आगे आई, उन्होंने हमें ऑनर किया, सर्टिफिकेट्स दिए। काफी काम किया। हम लोग बस स्टॉप्स पे चले जाते थे, कुछ जो सेंटर्स बने होते थे वहां चले जाते थे, तो वहां पे हजारों के हिसाब से मजदूर रोज मिलते थे और हम रोज उनके लिए कुछ ना कुछ ले जाते थे। इसमें मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड्स हैं, उसमें अनुराधा है, समीक्षा है, और भी बहुत सारे लोग हैं, आबा है, भावना है। सो हम एक टीम है। और हम लोग अभी देखिए बहुत ही, जबकि हर कोई बड़ा डरा हुआ है और हर कोई यही चाहता है कि फोन पे टेलीफोनिकली जितनी हेल्प हो जाए कर दें, हम पैसे ट्रांसफर कर देंगे। बट हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग खुद ग्राउंड पे जाएंगे और ग्राउंड पे जाके काम करेंगे, बिकॉज किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। सो एवरी डे हम जाते थे और जो भी हम सामान इकट्ठा करते थे। अभी हमने पहले तो हमने फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाए, फिर ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूट करवाया। अभी मेरा नंबर तो इतना सर्कुलेट हो चुका है, आप इमेजिन करिए कि यूपी से कॉल्स आ रही हैं राशन के लिए, एमपी से, जबलपुर से आ रही हैं। मतलब आई वाज रियली सरप्राइज। पहले तो इनिशियली मुझे भी लगा कि नंबर इतनी दूर दूर, हरियाणा से आ रही हैं, दिल्ली में तो मैं हूँ ही। तो काफी सारे एरियाज हम कवर कर रहे हैं और एनजीओ का बहुत अच्छे से मतलब हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जब सोसाइटी ने हमें इतना दिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है, जो लोग हम अफोर्ड कर सकते थे हमने सोसाइटी को बैक भी करना है, अपना फर्ज निभाना है। आप बिलीव करें कि बहुत मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने मजदूर लाइफ में मुझे कभी दिखेंगे, या इतने मजदूर होते भी हैं
बिकॉज हम लोग ना जिस छोटे से दायरे में रहते हैं, हमारी इमेजिनेशन भी उतनी होती है, बियॉन्ड हम सोच ही नहीं सकते। लेकिन जब हमने रियलिटी में देखा कि जिस बस स्टॉप पे जाओ, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में यू नो मजदूर वहां होते थे, छोटे बच्चों के साथ, अपने बुजुर्ग पेरेंट्स के साथ, प्रेग्नेंट वाइफ्स के साथ, तो वो एक बहुत ही दिल दहला लेने वाला सीन था, बहुत ही दिल दहला लेने वाले ये सीन थे पिछले दिनों में। और जब मैं डेली राइट्स में पार्टिसिपेट, वो जो लोगों को मतलब बाद में जो हमने हेल्प करने की कोशिश की, और जब मैंने उनके घर देखे वहां पे, मतलब बिल्कुल काला धुआं घर थे, घर में कुछ नहीं था। और जब मैंने लोगों को ईदगाह कैंप में भी देखा, या एक लेडी थी, उसका हस्बैंड रेडी लगाता था, किसी कहीं से वो आए थे यहाँ रैंक पे, वो अगेन प्रेग्नेंट थी, उसकी 3 बेटियां थी, उसका कोई भी सर्वाइवल का स्कोप नहीं था कि कहाँ से उसका सोर्स कोई नहीं था इनकम का। सो वैसी वैसी चीजें जब आप लगातार देखते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप डिप्रेस भी हो जाते हैं एट टाइम्स, लेकिन फिर हमें हिम्मत बांध के उन लोगों के लिए आगे आके खड़े होना पड़ता है, और हम होते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह आपने ये मतलब बहुत ही खूबसूरत काम किए हैं इस लॉकडाउन में। तो रूमी जी, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट जो अक्सर आप एक्टिव रहती हैं जिस चीज़ के लिए, मैं उस पर आऊँगा। रूमी जी, अगर हम देखें तो खित्ता पीर पंजाल की अगर बात करें या रजौरी पुंछ की बात करें, तो जो पार्टीशन हमारी हुई, जो संताली के गदर, जो कि क्योंकि हम ये पहाड़ी में जो या दूसरी ज़बानों में अक्सर गदर कहते हैं, सबसे ज्यादा जो मुतासर रहा या इफेक्टिव रहा तो वो खित्ता पीर पंजाल ही रहा। एक भाई यहाँ है तो दूसरा उस तरफ है। तो इसमें ये है कि दूसरी तरफ यानी फैमिली जो है आर पार हो गई है, आधे यहाँ जैसे आप भी उसी में से एक हैं। तो इस मसले पर जो ये पार्टीशन है, कुछ लोग उधर कुछ इधर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी ये गदर की बात होती है, जबकि मैं हजारों बार ये बात कर चुकी हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। मतलब आप जानते ही हैं कि ये जो गदर हुआ, इस हालात में वहां से लोग यहाँ आए और यहाँ से वहां गए। सो इससे जो मुतासिर हुआ, वो आपने कहा ही, हम लोग ही सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। मैं भी उसी एक फैमिली की बच्ची हूँ। मुझे लगता है ये तो खैर हिस्ट्री ने प्रूव भी कर दिया है कि हिस्ट्री में सबसे भयानक डरावना डरावनी माइग्रेशन थी, जेनोसाइड था। बिल्कुल, एक भाई यहाँ आ गया, दूसरा वहां रह गया। अब उसमें भी हमने काम स्टार्ट किया है। आप जानते ही होंगे कि क्योंकि मैं जैसे छोटी थी, तो मैं अपने दादाजी से हमेशा एक पर्टिकुलर वर्ड है जो बहुत सुनती थी, करें। करें मीन्स घर। तो मैंने तब तो ठीक है, मुझे लगा ये स्टोरी सुना रहे हैं, और मैं स्टोरी सुनती थी थोड़ी सी। जैसे मैं 10th 11th 12th मैंने करी, तो उनके जो बाकी बुजुर्ग दोस्त थे, मैं देखती थी कि वो कभी कभी ना बात करते थे अपने घरों की, वहां का जिक्र करते थे। और देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये करें मतलब इनका घर, जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैं अपने दादाजी को यहीं देख रही हूँ। इसका मतलब ये यहाँ जो रह रहे हैं, ये घर इन्होंने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं करे जहनी तौर पे, मेंटली। ये तो अभी भी कह रहे हैं कर रहे हैं उधर, मतलब घर जो हमारे वहां पे है। तो वो चीज मुझे बहुत ही अंदर से हर्ट करी, मेरे दिल में जैसे ना वो घर कर गई। और मैंने फिर मेरे दादाजी गुजर गए। जब दादाजी गुजरे तो मैंने थोड़ा सा इसमें और स्टडी किया, बाकी बुजुर्गों से बात करी। तो मेरा एक ऐसा हो गया कि जो 47 के आई विटनेस बुजुर्ग थे हमारे, बहुत कम बचे हुए, मैं उनको जाके मिलने लगी उनसे, क्योंकि अब मेरी समझ भी थी, समझ आ गई थी। अब मैं उनसे स्टोरीज डिस्कस करने लगी, क्या हुआ कैसा हुआ। मैंने ये देखा कि वो लोग अंदर से कहीं ना कहीं उनके दिल में कोई कोने में छुपा हुआ बहुत बड़ा गहरा दर्द है, जो वो किसी से शेयर नहीं कर रहे थे। शेयर इसलिए नहीं कर रहे थे बिकॉज उनको जाके किसी ने आज तक पूछा ही नहीं था, उस बारे में बात ही नहीं करी थी। और वो लोग समहाउ इन 75 74 ईयर्स में अभी तक यहाँ सेटल ही नहीं हो पाए थे। आज भी देखिए, वो वहां के मौसम की तारीफ करते हैं, वो वहां के फ्रूट्स की तारीफ करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा शौक था कि आप टचवुड यहाँ अच्छे सेटल्ड हैं, घर बार बहुत अच्छे हैं, आपके 2 जनरेशन यहाँ पे अच्छी सेटल्ड हैं। ऐसा क्या है उस जगह में जो आप मतलब उसके गुण गाते नहीं सकते। लेकिन आई रियलाइज कि जो बच्चा यहाँ जन्मा पला बड़ा, उसकी यादें उस जगह से वो लास्ट आखिरी दम तक नहीं भूल सकता। ये एक अलग ही दर्द है।
जो शायद बहुत कम लोग समझते हैं, और वो लोग समझते हैं जो जिनके साथ ये हुआ है। तो फिर मैंने क्या स्टार्ट किया, फिर मैंने सोशल मीडिया के थ्रू मैं एक दो बारी लाइव आई। इनिशियली जब मैंने एक अपनी कुंशी में पोइट्री लिख के मैंने फेसबुक पे चढ़ाई, तो वो आपको पता है कॉन्टेक्ट से शेयर होते होते वो मेरी पार्ली पार्ले पुंछ पहुंच गई। वहां से मुझे बहुत लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया मेरे मैसेंजर पे, बिकॉज नंबर तो था नहीं किसी के पास। उनको ये लगा कि ये शायद यहाँ की गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग है, अदरवाइज ये लड़की हमारी जुबान कैसे बोलती है। आप ये देखिए मजे की बात कि जो 73 साल पहले हमारे बुजुर्ग अपनी जुबान वहां पे बोलते थे, आज की डेट में भी उस एरिया में वही जुबान बोली जाती है, वही सेम कल्चर फॉलो किया जाता है। 73 साल बहुत होते हैं। तो उनको ये लगा कि ये लड़की, उनको पता ही नहीं था कि इस तरफ इतने लोग ये है, मतलब पॉपुलेशन है और बोलते हैं। सो इनिशियली उनको काफी शक शुबे हुए। जैसे ही मैंने बुजुर्गों के वीडियो लिए और अपने पेज पे चढ़ाए तो उनको लगा नहीं, ये एक अच्छी खासी तादाद है। फिर जैसे हमारे बुजुर्गों ने बताया कि हम किस हालात में वहां से निकले अपना घर बार छोड़ के, और आज भी हम इतने पेन में हैं, तो फिर वहां के लोगों ने एक्सेप्ट किया, और ऐसे एक्सेप्ट किया कि मतलब बाहें खोल के बिल्कुल दिल से एक्सेप्ट किया। कोई एलओसी, कोई मजहब आड़े नहीं आया हमारे। हम ऐसा है कि हम सब एक परिवार हैं, एक मिट्टी के हैं, और वही खुशबू अब हम बिखेरना चाहते हैं। तो फिर हमने फैमिलीज मिलाना स्टार्ट कर दी। जी मैं जो फैमिलीज, फिर मुझे वहां से वीडियोस। जी मैं यही पूछना चाह रहा था कि हाँ जी, जैसा आपने अभी बताया कि आपने स्टार्ट किया, तो ये जो मिलाने वाली आपने बात की है, तो कितने लोगों को आज तक आपने अपने मतलब जो बिछड़े हुए खानदान है उनको मिलाया है? अभी तक देखिए शम्स जी, हमने 18 फैमिलीज मिलाई। माशाल्लाह। हाँ जी। एक्चुअली हो क्या रहा है उसमें भी कुछ दिखते हैं, कुछ लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। कुछ बुजुर्ग जो हैं वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, तो उनके जो बच्चे हैं कुछ वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और कुछ और भी तरह के दिखते हैं जो कि लोग ज्यादा सामने भी नहीं आना चाहते। बट जो भी हालात रहे बीच में, इस तरफ भी आपको पता है काफी सारी चीजें हुई हैं बहुत बड़ी बड़ी, उसके बावजूद भी 18 लोग सामने आए। मेरे लिए तो ये भी बड़ी फख्र की बात है। तो माशाल्लाह, ये तो बड़ा आपने एक जिसको हम बोलते हैं पुण्य का काम किया है। तो रोमी जी, क्या रिएक्शन रहते हैं लोगों के जब वो, क्योंकि आप तो माशाल्लाह एक विटनेस हैं इन ऐसे खानदानों के जो मतलब काफी 73 साल या 70 साल से बिछड़े हुए मिलते हैं, तो क्या रिएक्शन रहता है, क्या उनके जज्बात होते हैं उस टाइम जब ये लोग आपस में मिलते हैं? देखिए रिएक्शन तो मतलब लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलते हैं, व्हाट्सएप नंबर्स, वीडियो कॉल्स। आप सोचिए कि 73 साल के बाद अचानक से आपको कोई, और हमें ये लोग निशानियां क्या देते हैं, मैं वो भी आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने बोला कि मेरी बहन है और उसकी आंखों के नीचे बस एक मस्सा है। वो 47 में चली गई थी, और तब वो मतलब कोई 12 साल की हुई होगी, 12-15 साल की। तो अब 12-15 साल क्या, आज अब जम्मू प्रोविंस देखें तो कितना बड़ा है। आप सिर्फ इतनी सी निशानी के साथ उस लेडी को ढूंढने निकले हैं घर से, तो ये एक्चुअली हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और कितने सारे उस नाम के हम लोग ढूंढते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई जिसका भी ये मस्सा दिखा उस नाम के, तो हम सब जगह पहुंच जाते हैं। फाइनली वो आंटी मिली, लेकिन वो गुजर चुकी थी, मगर उनके बच्चे भी अब बुजुर्ग हैं। लेकिन ये है कि उन बच्चों में इतना प्यार था। उनकी बेटी तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल, वो तो इतना रोने लगी, और उन्होंने मुझे इतने फोन करे, इतनी ब्लेसिंग्स। हर बारी बस वो फोन करती थी, मैं फोन उठाती थी और वो मुझे ब्लेसिंग्स देती। वो ये कहती थी कि देखिए हमारी माँ नहीं है तो एटलीस्ट हमारे मामा मिला दिया आपने, मतलब मेरी माँ का भाई, उसका खून एक ही खून। और उनके बेटे ने कहा कि हम जब हरिद्वार गए थे, आपको पता है हिंदूज में एक होता है कि वो सब अपने फैमिली मेंबर्स के वहां रिचुअल्स करके आते हैं कि भाई जो गुजर गए हैं। वो कहते हैं हमने तो मामा के भी कर दिए थे, सब नानकों के कर दिए थे, लेकिन ये हमारे लिए मतलब ऐसी चीज है जैसे कोई जादू हो गया है, मिरेकल हो गया है कि मतलब हमारे मामा जिंदा हैं और हमने उन्हें अपनी लाइफ में देख लिया है। तो उसमें उनका कोई मजहब आड़े नहीं आता, उसमें ये जो लकीरें हैं कुछ माड़े वो आड़े नहीं आती हैं। बहुत ही एक दर्दनाक होते हैं ये चीजें, आप बयान नहीं कर सकते उसको। बेशक लफ्जों में नहीं बयान की जा सकती।
तो माशाल्लाह मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह अपना काम करती रहें, और माशाल्लाह बहुत ही एक जिसको बोलते हैं कि सवाब का काम या पुण्य का काम आप कर रही हैं। हमारी दुआ है कि आप करती रहें। तो मैं ये पूछना, जैसे कि आपने इन लोगों को बड़े करीब से देखा है, उनके इमोशन को महसूस किया है, आप खुद भी ऐसे ही खानदान का एक हिस्सा हैं जिन्होंने ये चीज़ें फेस की हुई हैं। तो क्योंकि अब ये खूनी लकीर जो है ये खिंच चुकी है, लोग ना उधर जा सकते हैं ना इधर आ सकते हैं, हालांकि लोगों के कल्चर भी सेम हैं और एक जज्बात भी सेम है, मोहब्बत भी सेम है। ये रिलीजन का तो कहीं हम तो उस पर वो तो ये तो ऐसे ही पॉलिटिकली बनाई हुई चीज है जो अक्सर लोग बिल्कुल इसका इसका बिल्कुल। इस्तेमाल करते हैं। असल में इंसान जी जो है वो एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो बिल्कुल। इसीलिए आप जो एक हुकूमत है, दोनों मुल्कों की हुकूमत है, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी जो मैं हमेशा अपने पेज के थ्रू करती हूँ। जितने भी इधर उधर बॉर्डर पे लोग खास करके जो हमारे रह रहे हैं, वो तो बहुत ही सफर कर रहे हैं। बिल्कुल इनोसेंट्स लोग जी सो रहे होते हैं और कहाँ से गोलाबारी हुई और घर उनके तबाह हो जाते हैं। मैं हमेशा की तरह आज भी दोनों गवर्नमेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ये जो डिवाइडेड फैमिलीज हैं, इनको 73-74 ईयर्स हो गए हैं आपस में बिछड़े हुए। तो आप कोई ऐसा तरीका ढूंढें कि ये लोग मिल पाए। एक रावलाकोट से बस आती थी पुंछ की, आपको पता होगा, जी लेकिन वो जी, भी चली नहीं काफी। काफी और टाइम। मैं ये चाहती हूँ कि एलओसी खोल दी जाए। अगर वो नहीं खोल सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिखते हैं, तो एटलीस्ट एलओसी पर कोई ऐसी जगह बनाए यहाँ पे कि उस पास से उस साइड के भी लोग आके और इस साइड के भी आपस में बैठ पाए, बात कर पाए, मिल पाए। और आने जाने की ये जो इन्होंने फॉर्मेलिटीज करी है ना, एक जो आम बंदा है वो अपने घर से डीसी ऑफिस में निकलता ही नहीं है। वो जी इतना डर जाता है कि 1 साल का प्रोसेस है, वो कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होती। तो हाँ मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ये जो कार्रवाइयां हैं इनको थोड़ा आसान करें। एलओसी के आसपास कोई ऐसी जगह बनाए यहाँ पे, ये जैसे बाहर हुआ है यूरोप में, ये जी लोग आके आपस में मिलें। बिकॉज 2-3 जनरेशन तो खत्म हो गई, तो एटलीस्ट कम से कम अब नई जनरेशन मिले। मुझे लगता है वैसे भी ग्लोबलाइजेशन हो रही है, दुनिया जो है वो सब एक एक विलेज बन रहा है, ग्लोबल विलेज बन रहा है। तो हम लोगों को भी उस मॉडल को फॉलो करना चाहिए, जी ताकि ये सरहदें, ये लाइनें कुछ ना रहे, लकीरें। अगर लोगों के दिलों में लकीरें नहीं है, तो फिर ये इन लकीरों का तो कोई मायने नहीं रहता। बेशक बेशक। जी जी माशाल्लाह रूमी जी, अब थोड़ा माहौल जो है ये इमोशनल हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि आखिर में आप अपनी कोई खूबसूरत सी कविता जो है माहौल को ठीक करने के लिए पेश करें। कविता तो अब ठीक है, मैं देखती हूँ। ठीक है, मैं आपको अपनी बुक में से ही सुनाती हूँ। मैं सोच रही थी अपनी लैंग्वेज में कोई सुनाऊं, बट वो यहाँ पे मेरे साथ नहीं है लिखी हुई, तो हिंदी में ही सुना देती हूँ जी आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक फैक्ट है। बेसिकली आपको पता है हर इंसान जो होता है ना, वो डबल माइंडेड होता है। जी हर सोच के दो पहलू होते हैं। तो मैंने ऐसे ही एक दिन लिखी थी, आखिर क्यों। तो वो आखिर क्यों मैं आप सबकी नजर कर रही हूँ। जी जी मुझे लगता है हर इंसान की यही बेचैनी है, जिसको मैंने यहाँ पे कोशिश करी है लफ्ज देने की। क्यों मन में शांति, जिंदगी में सुकून नहीं है। हम्म, क्यों मन में शांति, जिंदगी में सुकून नहीं है। क्यों ये दिल परेशान है और जिंदगी सुलझी नहीं। ओहो बहुत अच्छा। क्यों ये जिंदगी के रिश्ते खोखले खोखले से हैं। हम्म, क्यों ये जिंदगी के रिश्ते खोखले खोखले से हैं। क्यों है हम इन्हें ढोते और इनसे आजाद नहीं। ओहो बहुत खूब। क्यों हम खुद को देते हैं जख्म। क्यों हम खुद को देते हैं जख्म और मरहम लगाते नहीं हैं। हाँ क्यों है ये दर्द असहाय जिसका कोई इलाज नहीं। बहुत खूब। क्यों हम इन रस्मों में बंधे हैं। क्यों हम इन रस्मों में बंधे हैं पर इन्हें तोड़ना नहीं है। हम्म, क्यों है एक उम्मीद धुंधली सी पर नाउमीदी नहीं है। क्यों बहुत है एक उम्मीद धुंधली सी पर नाउमीदी नहीं है। क्यों है ये सब, आखिर क्यों, जिसका कोई हल नहीं है। ओह क्यों है ये सब, आखिर क्यों, जिसका कोई हल नहीं है। क्यों मन में शांति,
जिंदगी में सुकून नहीं है। बहुत खूब, Thank बहुत you. खूब, बहुत खूब, लाजवाब, माशाल्लाह। आप खूबसूरत लिखती हैं, खूबसूरत काम कर रही हैं, और दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा और काम है तो वो इंसानों को मिलाना और मोहब्बत बांटना, तो वो माशाल्लाह आप कर रही हैं। हमारी दुआ है कि आप ऐसे ही करती रहें। रूमी जी, Thank आपने you. खूबसूरत बातें की, आपने आ, जो अपने ख्यालात का इजहार किया, आप तशरीफ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। हाँ। जी नाज़रीन, ये थी मोहतरमा रूमी शर्मा जी। आपको प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी कमेंट के ज़रिए, अपनी मैसेजेस के ज़रिए आप ज़रूर अपने ख्यालों का इजहार करें, और अगर कोई कमी पेशी हो तो उसके लिए उसकी भी निशानदेही करें, ताकि प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।